औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 16 जुलाई 2020 बाफजल रब्बी हम कानून शहादत आर्डर के मजीद आर्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं। आज का हमारा दर्स आर्टिकल 74 से शुरू होता है और आर्टिकल्स 84 तक। हस्बे रिवायत मुतअद्दिद बार आप लोगों को पहले भी बताने की कोशिश कर चुका हूं कि एविडेंस क्या होती है। एविडेंस की डेफिनेशन को आप अच्छे तरीके से देख लें। एविडेंस कोई भी बयान है किसी गवाह का, अदालत ने तलब किया या अदालत की इजाज़त से किसी इंसान ने, फर्द ने अदालत में आके कुछ बयान किया। वो कुछ बयान क्या है? मैटर इन इशू है। मैटर इन इशू जो मामला तनकीही तलब है। अब जो मैटर इन डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टीज, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट क्या होता है? एक फरीक का एक मौक़िफ़ है, दूसरे का दूसरा मौक़िफ़ है। दोनों के मौक़िफ़ को पढ़ा पहले या बहस की शक्ल में सुना, मुद्दई क्या कहता है, मुद्दा अलह क्या कहता है, उनके दरमियान फिर कंट्रोवर्सी को नैरो डाउन कर लें आप। ये मैटर इन इशू आ गया दीवानी सिविल लॉ में। फौजदारी में क्या है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है। चार्ज फ्रेम क्या होता है? मेन अहम चीजें, तारीख क्या थी जुर्म की, कहाँ हुआ था, किस वक्त हुआ था, किस जगह हुआ था, और जुर्म की वजूहात क्या थी। वजूहात में आप देख लें, मोटिव आ जाता है, किस चीज से जुर्म का इर्तकाब किया गया और किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। पाकिस्तान पिनल कोड और दीगर हमारे स्पेशल लॉज हैं जो कि जराइम की तारीफ करते हैं। अब ये मैटर इन कंट्रोवर्सी को नैरो डाउन कर लिया अदालत ने, फर्द जुर्म हो गया। अब दूसरी साइड पे देख लें, सिविल लॉ की तरफ हम आते हैं। इश्यूज फ्रेम हो गए, उसके बाद फिर शहादत आनी है सिविल लॉ का, क्योंकि दस्तावेजात, इसके अलावा आप देख लें ना कानून शहादत आर्डर, ये एक खसूसियात वाला एडजेक्टिव लॉ इसे अमूमी तौर पर कहा जाता है, प्रोसीजरल लॉ भी है। अब ये ट्रायल के प्रोसीजर को दुरुस्त मैनू में रेगुलेट करता है। इसकी जो प्रोविजंस हैं उनका तलाक इनके अपने हिसाब से है। मसलन कन्फेशन है, प्योर फौजदारी है। और एडमिशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जब हम बात को ले आते हैं कि एडमिशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अदालत में कौन से डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रूव करना है, कौन सा शख्स उस डॉक्यूमेंट से मुतल्लिका रेलिवेंट है या नहीं है, ये आज हमारा बिलखसूस मौजू है जिस पर अब हम अल्लाह ताला की खास रहमत से बहस कर रहे हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब एक और बात बहुत गौर से सुन लें। कानून इस वक्त जो हमारी तहकीक पहुंच चुकी है, सदियों से ये शोबा आ रहा है कानून का। जो भी रियासत थी, जो भी मुल्क था, उसके अपने कवानीन थे, उनका एक अपना तरीकाकार था। अब कानून पूरी दुनिया में वो दर्जा हासिल कर चुका है जिसकी बाबत एक हमारे जाई साहब इस वक्त में मौजूद हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे, तो उन्होंने कभी फरमाया था, सुप्रीम कोर्ट के जाई साहब हैं, कि कानून एक ऐसी चीज है कि अगर इंसान की पैदाइश, उन्होंने मिसाल दी थी इसकी अहमियत और पेचीदगियों को समझने के लिए, कि अगर इंसान का दूसरी दफा जन्म हो, मिसाल दी है, मिसाल, एक दफा पूरी जिंदगी उसकी लग जाए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितने भी अल्लाह पाक ने दिया है, उसका जन्म फिर दूसरी दफा हो, तो फिर शायद दूसरे जन्म में पूरी जिंदगी लगा ले, शायद फिर कानून की समझ आए। अब ये बात नहीं, ये नहीं समझने वाली बात, तो इसमें गुजारिश ही है, जो तमहीद बांधी है बहुत टेक्निकलिटी होती है, समझदारी की बात होती है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया है एक एक आर्टिकल को मिसालों के साथ बयान करूं, जो अल्लाह ने मुझे महदूद इल्म दिया है। इसमें गलती भी हो सकती है, मजीद तहकीक करना आप लोगों का काम है, सवालात पूछना आप लोगों का काम है। नेक नीति से जो अल्लाह ने मुझे बेहतरीन अता किया है
उसकी आप लोगों को बताने की मैं बेहतरीन कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाएं हम सेकेंडरी एविडेंस पे। एविडेंस की कितनी अकसाम है? प्राइमरी एविडेंस, ओरल एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्राइमरी को आप देखें, प्राइमरी एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तकरीबन ये एक जैसी है कि जो भी दस्तावेजात अदालत में पेश की जाएं उसे हम प्राइमरी या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। अब सेकेंडरी एविडेंस पे आ जाएं। अब स्लाइड आप लोगों के सामने चल रही है, इसको आप जरा गौर से देखें। सेकेंडरी एविडेंस आर्टिकल 74, उसके बाद पहले नंबर पे आ जाएं सर्टिफाइड कॉपीज अंडर आर्टिकल 87। इसका ना मैं आप लोगों से एक तारुफ करा रहा हूं कि सेकेंडरी एविडेंस किसे कहते हैं। जिसे नकली शहादत, नकल किसे कहते हैं? असल की जो कॉपी हो, ओरिजिनल के अलावा जो दीगर चीज हो, कानून ने इसे पेश करने की इजाजत दी है उन मामलात की बाबत जो इन इशू हैं या रेलिवेंसी उनकी अटैच है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है। अब इस पर ना वैसे ही एक फॉर्मेट के तौर पर मेरे पास एक फॉर्मेट था। अब ये आप डॉक्यूमेंट देख लें, ये जो इस वक्त स्क्रीन में आप लोगों के सामने है। अब ये आ रहा है अटेस्टेड का लफ्ज। अटेस्टेड किसे कहते हैं? कानून की नजर में अटेस्ट क्या होता है? अब आप लोग इसको बेहतर तौर से देख सकते हैं। अब ये मेरे सामने कोई कॉपी है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर भावलपुर बेंच के किसी फैसले की। उसके ना राइट साइड पे आप देखें अटेस्टेड लिखा हुआ है, साथ डेट लिखी हुई है, कॉपी ब्रांच लिखा हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट की। जो भी अदालतें फैसला जात करती हैं, असल मिसलें दाखिल दफ्तर हो जाती हैं मुहाफिज खाने में। फिर जो फ्रीकैन मुकदमा होते हैं या बामुताबिक के कानून उस फैसले की कॉपी कोई इंसान अगर हासिल कर सकता है तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्लाई करता है। ये सिर्फ हाई कोर्ट की बात नहीं है, जितने भी अदालतें हैं आर्टिकल 87 ने जिसको भी इजाजत दे दी है, जिस भी अथॉरिटी को बामुताबिक के कानून, हमारे सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, एक पूरा निजाम का पूरा निजाम है, पाकिस्तान का निजाम है इंसाफ, जिसके तहत ये कॉपीज ली जा सकती हैं। अब आप लोग, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, फॉर्मेट वगैरह रखा करें। पहले भी गुजारिश की थी, सिविल केसेस हमारे हो गए जो डिग्री डिग्री हुए, जो खारिज हुए, पूरी फाइल ले लें, फोटो कॉपी करा लें। या अदरवाइज आप लोगों ने कभी देखी होंगी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले की जो कॉपी होती है, अक्सर ये फाइल्स के साथ लगी होती है, उस पर आप ये मुहर देखेंगे अटेस्टेड कॉपी ब्रांच। बाज़ का तो मेरे मुशाहदे में ये भी आया है, अंडर आर्टिकल 87 का वो रेफरेंस भी देते हैं कि इसके तहत हम ये कॉपी जारी कर रहे हैं। अब आ जाएं सेकेंडरी एविडेंस पे। सर्टिफाइड कॉपीज आप लोगों को बता दी कि जो मुसद्दका नकूल होती हैं, अब ये रेलिवेंट हैं, एडमिसेबल इन एविडेंस हैं, बतौर सेकेंडरी एविडेंस ये दी जा सकती हैं। वजूहात ये हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया, अब उस फैसले की कॉपी एक ऐसी अदालत में पेश करना है, पंजाब की कोई भी अदालत हो सकती है या उस बेंच की। उस बेंच से मुराद ये है कि पंजाब में हाई कोर्ट के एक तो प्रिंसिपल सीट होगी, इसके अलावा 3 बेंच हैं, और भावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी, मिसाल दे रहा हूं मैं इसकी भावलपुर की। अब एक सिविल कोर्ट है, डिवीजन भावलनगर, डिवीजन भावलपुर में सिविल कोर्ट वाक़ है। अब ओरिजिनल तो आना बहुत मुश्किल है ना, कानून ने कह दिया है कि आप सर्टिफाइड कॉपीज पेश कर सकते हैं। उसका दर्जा ऐसे होगा जैसे ये असली आपके पास है, पार्टीज खुद ले लेती हैं या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने हुक्म में भी लिख देती है, या एक प्रोसीजर तय किया हुआ है कि जी जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई फैसला करेगी, अगर वो मुतलका पेंडिंग है, नीचे वाली अदालत को आगाह करना है इस हुक्म की बाबत, तो वो सर्टिफाइड कॉपीज भेज देते हैं। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल आ जाती है, अमूमी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सहजाई साहब के रेफरेंस से। तो जो मुतलका नीचे वाली अदालत होती है उनको इसकी ऑफिशियल कॉपी मिल जाती है, वो ऐसे समझा जाता है जैसे ये असल हो। अब दूसरा देख लें, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाई मैकेनिकल प्रोसेस। अब ये उर्दू का आप लोग देख लें, फोटो स्टेट है,
फोटो कॉपी है जो बिल्कुल मुवाजना करके दुरुस्त करार दी गई हो। अब नीचे देखें, कॉपीज मेड फ्रॉम आर कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। अब ये हमारा कंप्यूटर का निज़ाम आ गया पंजाब के तकरीबन सारे पुलिस स्टेशंस में। अब कंप्यूटर से लिखी जाती है एफआईआर। पहले तरीकाकार ये था, हाथ से लिखी जाती थी। जब ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करते थे या बेल के लिए मुलजिम जाता था तो उसकी बेटर कॉपी का बहुत ज्यादा ट्रेंड था। बेटर कॉपी बेहतरीन तरीके से तैयार होती थी कंप्यूटर पर, उर्दू लिखाई में हर्फ बहर्फ वही होता था। इसकी आप वही मिसाल देख लें, असल को देखकर लिखा गया या बेहतर कॉपी। फोटो कॉपी एक बेहतरीन तरीके से, जो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मेट दिखाया है, अगर उस पर ये अटेस्टेड ना लिखा हो, सिंपल एक फोटो कॉपी हो, उसे सेकेंडरी एविडेंस का दर्जा हासिल है। अब इसके आप हालात व वाकयात भी थोड़े से मैं डिस्कस करता जाऊंगा कि सेकेंडरी एविडेंस किन हालात में आती है, वो उसके बाद आगे हैं, वो इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं। अब ये देख लें 87 का, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। फोटो स्टेट होते हैं ना, आप जाते हैं कि फोटो स्टेट वाले भाई ये इसकी ना फोटो कॉपी कर दें, ये सेकेंडरी एविडेंस है। बेटर कॉपी की आप लोगों को मिसाल दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखें, उसके बाद है हमारा काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। अब इसकी काउंटर पार्ट क्या होता है, हमेशा जहन में ये तारीफ इसकी जहन में रख लें। नकल वो शख्स या चीज जो दूसरे शख्स या चीज से बहुत ज्यादा मशाबे हो, इसे काउंटर पार्ट कहते हैं। मैंने आप लोगों को वैसे एक बई दफे मिसाल दी थी एग्रीमेंट टू सेल की, कि पार्टीज काफी ज्यादा हैं, वो कहते हैं कि जी हर किसी के पास असल होना चाहिए, ठीक है जी, एक सबूत के तौर पर। अब एक तो हो गया ना ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल, जो स्टैम्प पेपर पर लिखा गया है, उसके 3 4 5 सफहात पर मुश्तमिल है, ओरिजिनल हो गया, उसकी करा लें फोटो कॉपी। अब उस पर साइन, सिग्नेचर, अंगूठा जात तमाम फरीकैन के लगा दें, या उनमें से कोई फरीक रह जाता है। अब मैंने पिछले दर्स में आप लोगों को वाज़े तौर पर बताया था कि जो फरीक रह जाता है उसके खिलाफ ये काउंटर पार्ट होगा। जिस फरीक ने उस पर साइन अंगूठे नहीं किए, अगरचे उसका नाम एग्रीमेंट टू सेल में दिया हुआ है, इससे मुराद ये है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। उनका नाम तो है लेकिन उनके साइन अंगूठे नहीं है। अब ये उनके खिलाफ एक सेकेंडरी एविडेंस है, इसको उलट कर लें, अगर उसने सिग्नेचर किए हुए हैं फिर ये प्राइमरी एविडेंस का दर्जा हासिल कर जाएगी, ये ऐसे मुराद। अब ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it। ज़बानी बयान चशमदीद गवाह का बाबत मंदरजात दस्तावेज एग्रीमेंट उसे लिखा गया। अब कोई ऐसा शख्स है, कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, अब उसने अपनी आंखों से देखा, सुना कि जी क्या लिखा जा रहा है, किस बाबत है। मैं मिसाल देता हूँ, जो पार्टीज हैं उनमें से वो किसी एक ऐसे फर्द को भी ले आते हैं जिसके साइन अंगूठे नहीं होते, लेकिन वो मुकम्मल सारी सूरत हाल से, फैक्ट से वाकिफ होता है। अब उसकी शहादत भी सेकेंडरी एविडेंस के दर्जे में आ सकती है, आती है। ये हो गया जी हमारा आर्टिकल 74। एक एक को अच्छे तरीके से बयान कर दिया है, मजीद आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये हमारे, ये मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का आप लोगों को दिखा दिया फॉर्मेट। मजीद अब आ जाएं आर्टिकल 75 पे, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाई प्राइमरी एविडेंस। अब ये प्रूफ कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स को हमने प्रूव करना है सेकेंडरी एविडेंस से। हालात व वाकयात आगे आप देखेंगे कि सेकेंडरी एविडेंस की रीजंस क्या हैं, वजूहात, क्यों हम सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं, इसका प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ प्रूव्ड का आप डेफिनेशन देख लें दोबारा, पढ़ता इस वजह से नहीं हूं ताकि इसको मजीद तवालत मिल जाती है कि अकल सलीम जिस बात को तस्लीम कर ले उसके वजूद को या अदम वजूद को, उसे प्रूफ कहते हैं। लॉजिक रीजन हो उस बात के तस्लीम करने में, प्रूव हो गया, डॉक्यूमेंट्स प्रूव्ड प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 का क्यों हवाला दिया है, जरा आप लोग सोचिएगा। अब है 75 जो हम देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस
except in the cases hereinafter mentioned। शर्त ये है, बुनियादी कानून ये है कि प्राइमरी एविडेंस से आपने डॉक्यूमेंट्स को साबित करना है। जनरल लॉ समझ लें, बुनियादी शर्त समझ लें, लेकिन इसकी इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? वो 76 है। अब आप 76 की तरफ आ जाएं। अब ये हमारा आ गया जी 76। सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट, सानवी शहादत दस्तावेज बाबत वजूद, अहवाल, मशमूलात, कंडीशन, एग्जिस्टेंस, कंटेंट्स आ गए। मशमूलात को आप देख लें, कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इसकी बाबत सेकेंडरी एविडेंस कब दी जा सकती है? अब हालात व वाकया देख लें। जब ये मुखालिफ फरीक के कब्जे में हो, when document is in the possession of opposite party, a person who is not subject to court after serving due notice under article 77 कानून शहादत order, when document is in the possession of opposite party, a person who is not subject to court after serving due notice under article 77 QSO। ये हमने देखा 75 को। अब आर्टिकल आ जाए 76 पर। केसेस इन वे सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू documents may be given, secondary evidence may be given of the existence, condition, contents of a document in the following cases। जब ये मुखालिफ फरीक के कब्जे में हो दस्तावेजात, और जब वो बंदा अदालत के मातहत ना हो, उन हालात में सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है? व्हेन एडमिटेड बाय अपोजिट पार्टी, जब मुखालिफ फरीक तस्लीम कर ले किसी बात को, किसी मौक़िफ़ को, असल नहीं भी है तो अब वो कैसे तस्लीम करेगा? अदालत में बयान दे दे ज़बानी कि जी हमने मुआहदा किया था तो मैं इसको तस्लीम करता हूँ, दावा डिग्री कर दिया जाए। इन हालात में फिर दावा डिग्री हो सकता है। व्हेन ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विद इन रीजनेबल टाइम, जब असल गुम हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन उसका आपने रीजन लॉजिक बतानी है, सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंट सेटिस्फेक्शन अदालत को देनी है कि भाई ये कहाँ चला गया है। अब ये ड्यू टू वॉल्यूम और बल्क ऑफ द ओरिजिनल, अब ये दस्तावेजात बहुत ज्यादा पर मुश्तमिल हैं। इसकी मिसाल आगे मैं दूंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। जब हद से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हों, बहुत बड़ा मामलात हो, सिविल नेचर का बड़े मामलात हो, उन हालात में भी सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। सेकेंडरी एविडेंस अब कैसे आएगी? जो उसका नट शेल होता है ना, इन शॉर्ट, उस सूरत में पेश करते हैं। व्हेन ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल, जब असल डॉक्यूमेंट आसानी से अदालत में ना आ जा सकें। आगे मजीद मिसाल दूंगा, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स आ जाता है। खासकर एक फैमिली है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं काफी ज्यादा, जिनमें 2-4 शुगर मिल्स हैं, 10-15 काटन फैक्ट्रीज हैं, रिकॉर्ड है 20 सालों का कि जी हमारी पार्टनरशिप अलहदा की जाए, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। कोई एक रजिस्टर नहीं होता, सैकड़ों रजिस्टर भी हो सकते हैं, 80 रजिस्टर हो सकते हैं, और भी बहुत सारी दस्तावेजात हो सकती हैं। इन हालात में गुजारिश कर रहा हूं कि जब इजीली अवेलेबल ना हो, फिर क्या होता है इसका कंक्लूजन? अदालत किसी को ये कमीशन, लोकल कमीशन अमूमी तौर पर इन हालात में अपॉइंट होते हैं। अब अदालत तो इतने रजिस्टर को एग्जामिन नहीं कर सकती ना, लेकिन अदालत कर भी सकती है, उसका अख्तियार है। लेकिन प्रैक्टिकली इस प्रोसीजर को इस तरह फॉलो किया जाता है। अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे आर्टिकल 85 के ताबे, कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स उन्हें अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रखते हैं, अगर उनकी अटेस्टेड कॉपी जो तरीकाकार बताया है अमूमी तौर पर अदालत में पेश कर देते हैं। अब वो इन इशू होते हैं तो फिर उनको प्रूव करना पड़ता है कल को। सर्टिफाइड कॉपीज आपको फॉर्मेट दिखा दिया आर्टिकल 87 का। व्हेन ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स, वही मिसाल, सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ 9 कॉटन फैक्ट्रीज फ्रॉम अ पीरियड 1995 से 2018 तक। अब दिखाएं कितना हो सकता है। जुडिशियल रिकॉर्ड है हमारा, क्या जो अदालतों का बताया तरीकाकार, पंजाब की कोई अदालत है उस पर फैसला किया, उसकी पार्टी अगर वो अटेस्टेड कॉपी लेके आ जाती है जो बामुताबिक कानून है, पंजाब की किसी भी अदालत में दिखा सकती है, ये सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर कंसीडर होती है, इस पर फैसला होता है, मुकम्मल इस पर गौर किया जाता है। अब 77 को आप देख लें, रूल्स
एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस 77। इसका ना बहुत सिंपल मिसाल दूं, प्रियम्पशन आप लोगों के सिलेबस में भी शामिल है। प्रियम्पशन सूट तलब शहाद क्या होता है? तलब शहाद ये होता है अगर किसी बंदे ने शूफा का प्रियम्पशन का सूट फाइल किया अदालत में, तो इसका एक कानूनी तकाजा है तलब मुआसबा, तलब शहाद, तलब खसूमत। तलब शहाद वो होता है जब रिटर्न नोटिस आपने दूसरे फ्रीक को देना होता है अपनी इंटेंशन का। क्या उसमें लिखा होता है कि जी ये मैं खरीदना चाहता था, इसका मैं हकदार हूं, आपको ये मुझे बेचनी चाहिए, आपने किसी और को बेच दिया है। अब ये नोटिस तो असल चला गया दूसरे फ्रीक के पास, तो वो अमूमी तौर पर पेश नहीं करते, इसकी फोटो कापी मुद्दई के पास होती है। तो ये फोटो कापी को जब पेश करता है ना, इसका कानून ने आर्टिकल 77 में तकाजा बयान कर दिया है। कंडीशंस हैं व्हेन द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रूव्ड इज इटसेल्फ अ नोटिस। जब ये अब देखे ना, उसने मुद्दई ने शूफा का दावा किया है काज ऑफ एक्शन सारी, और उसने तकाजे पूरे किए हैं, इट सेल्फ ये नोटिस इन डिस्प्यूट नहीं है, मैटर इन इशू नहीं है, ये उन लवाजमात में शामिल है जिनको वो साबित करना है। इसको आप दूसरी सूरत हाल पे लें, एग्रीमेंट टू सेल है उसको प्रूव करना है, ये उसमें शामिल नहीं है, इसका नोटिस नहीं होना चाहिए, नहीं होता। दूसरा आप देख लें, व्हेन एडवांस पार्टी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, जब मुताबिक कानून मुखालिफ फरीक ने उस असल दस्तावेजात को पेश करना है, फिर नोटिस की जरूरत नहीं है। व्हेन एडवांस पार्टी हैज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स, अब मौकिफ ये है, मैटर इन इशू ये है कि ये डॉक्यूमेंट फ्री के मुखालिफ के पास है और ये फ्रॉड या फोर्स से चला गया है, फिर भी आर्टिकल 77 का तलाक नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं है। व्हेन एडवांस पार्टी हैज ओरिजिनल इन कोर्ट, जब मुखालिफ फरीक असल उसके पास है, मैटर इन इशू जो भी है रिकॉर्ड में लगा हुआ है, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ उन्होंने साथ लगा दिया है। अब नेक्स्ट देखें, व्हेन एडवांस पार्टी हैज एडमिटेड द लॉस ऑफ द दिस डॉक्यूमेंट, जब मुखालिफ फरीक ने भी तस्लीम कर लिया कि असल डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, फिर इसका तलाक नहीं होगा। व्हेन द पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इन द पोजेशन ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट सब्जेक्ट टू कोर्ट, अब अदालत उसको बामुताबिक कानून तलब भी नहीं कर सकती। मैं मिसाल देता हूँ, किसी और दूसरे सूबे का है, डिस्ट्रिक्ट का है, डिवीजन का है, बामुताबिक कानून में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अदालत उसको नहीं बुला सकती, इन हालात में फिर होता है। अब आप लोग नेक्स्ट देखें, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर हैंड राइटिंग, आर्टिकल 78, डॉक्यूमेंट साइंड रिटन must be proved in that handwriting. Proof of execution of document required by law 79 क्या है? इसको नेक्स्ट आप देखें, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन क्या होती है? तस्दीक करना, किसी बंदे ने साइन कर दिए, अंगूठे कर दिए, नाम, बल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया, रिहाइश आ गई, उसका मकसद, इंटेंशन क्या है, अमल क्या है, मोटिव क्या है, हालात वाकयात इन सिग्नेचर्स पर। अगर अनपढ़ है अंगूठा लगाएगा, अगर पढ़ा लिखा है सिग्नेचर करेगा, या अगर किसी इंसान ने लिखा है तो इनको कैसे साबित किया जाएगा? रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, आर्टिकल्स आप 3 और 17 को देख लें। 3 एंड 17 आर्टिकल्स क्या कहते हैं, किस डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करना है, कंपिटेंसी ऑफ विटनेस कैसे होते हैं, कौन कंपिटेंट हो सकता है, नंबर ऑफ विटनेसेस कैसे हैं, कितने गवाह होने चाहिए। अब बात हो रही है हमारी डॉक्यूमेंट्स की। अगर डॉक्यूमेंट फिनेंशियल है, ट्रांजैक्शन फिनेंशियल है, इस पर हमारे आर्टिकल क्या कहते हैं 3 और 17? एक हिंट दे रहा हूं, जरा खुद सोचिएगा। टू अटेस्टिंग विटनेसेस टू प्रूव द एग्जीक्यूशन, 2 गवाह होने चाहिए साबित करने के लिए उस दस्तावेज को। असल मामला तो डॉक्यूमेंट का हो रहा है ना, मैटर इन इशू तो डॉक्यूमेंट है। उसको कानून ने ये बयान कर दिया है, जहां गवाहन की तादाद लिखी गई हो, कोई दस्तावेज है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो भाई वो असल गवाह आना चाहिए। एक्सेप्शन क्या है? एक है सिर्फ, एन ऑथर ऑफ विल रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब एक विल है, रजिस्टर्ड है, अब उस शख्स को बुलाने की जरूरत नहीं है जिसने विल को तहरीर किया है, वसीयत को। अगर ये एग्जीक्यूशन इसकी डिनाइड हो जाती है, वो साहब कहते हैं कि मैंने विल लिखी नहीं है, फिर ये दोबारा इसका जो बाब मुताबिक कानून है ना, वो चैलेंज हो गई ना, फिर उसको साबित करना पड़ेगा। फ्री कैन जो उसको चैलेंज करें वो उसको साबित करेंगे, ये इसकी एक्सेप्शन आ रही है। अब आप देख लें जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन अलेज्ड टू हैव साइंड और रिटन
डॉक्यूमेंट साइन रिटर्न मस्ट बी प्रूव इन द हैंड राइटिंग। ये नेक्स्ट हमारी स्लाइड आ गई इससे जी। प्रूफ व्हेन नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अच्छा 79 का ना आपको बताता चलूं, आप लोग गौर से देख लें। अब ये हद से ज्यादा अहमियत के हामिल है जो हमारे सिविल लिटिगेशन है, बिलखसूस एग्रीमेंट टू सेल, सूट फॉर डिक्लेरेशन, जितने भी दस्तावेजात की बाबत किसी फरीक ने कोई दावा दायर किया है, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें पाकिस्तान का, अक्सर इन आर्टिकल का हवाला होता है कानूनी शहादत का 3, 17, 79। अब ये गवाहान की तादाद बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की बाबत बता रहे हैं। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब वही जो इसकी मैंने आपको रीजन सारी बता दी है कि इसको आप फिर दूसरा देखना, बहुत दिलचस्प बात है। प्रूफ व्हेन नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, आर्टिकल 80 है। इफ नो सच विटनेस इज फाउंड, 79 वाला। अभी आर्टिकल 46 का मैंने हवाला दिया है। क्यों दिया है हवाला? किन हालात में कौन सा गवाह हो सकता है, रेलिवेंसी किसकी हो सकती है, अगर फौत हो गया गवाह डॉक्यूमेंट का उसको प्रूव कैसे करना है। और साथ ये आ गया एडमिशन, अगर एडमिशन आ गया अगेंस्ट इंटरेस्ट, 81 हमें ये बता रहा है, तो इस बाबत फिर प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। फिर कानूनी तकाजे हर चीज को रहने दें आप। जब उस बंदे ने आके तस्लीम कर लिया अपने मफाद के खिलाफ, जो हमने एडमिशन साहब पढ़ चुके हैं, फिर उसके कानूनी तकाजों की जरूरत ही नहीं है। एडमिशन बाय अ पार्टी रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट, ये इस चीज को डील करता है। एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्ट विटनेस, इसी चीज को उसके अगर अगेंस्ट इंटरेस्ट वगैरह हो जाता है। अब 82 को देखें, प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। अब साबित कैसे किया जाएगा? जब अटेस्टिंग विटनेस ने इनकार कर दिया है उसको मानने से हो जाता है। मिसाल दे रहा हूं, एग्रीमेंट टू सेल है, मुदई अपना गवाह ले आया, मिसाल है मुदई के जो गवाह साहब हैं अटेस्टिंग विटनेस, ये मुद्दा से मिल जाते हैं, इनके आपस में कोई डील हो जाती है, अदालत में बयान देते हैं तो इन चीफ में ही कह देते हैं मुझे इसका कोई पता नहीं है। अब सारे हद से ज्यादा हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। कानून ने कहा कि नहीं, कानूनी शहादत आर्डर आगे हम इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे। मुदई को कानून ने इतना लावारिस नहीं छोड़ा, इतना बेबस नहीं छोड़ा। तरीकाकार यह है कि उस पर वो जरा करेंगे, हालात वाकया सारे बयान करेंगे, उसका फिर ऑन मेरिट फैसला होगा। ऑप्शन दी जाएगी मुदई को और गवाह को ले आए। अब देखे ना, बज़ाहिर तो लग रहा है कि मुदई का केस गया, जब अटेस्टिंग विटनेस ने इनकार कर दिया है, लेकिन कानून कहता है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ना क्या, इफ अटेस्टिंग डिनाइज, अगर रेस्ट करने वाला इनकार कर देता है, एग्जीक्यूशन और फॉरगेट्स द एग्जीक्यूशन, अगर उसे भूल जाता है, मिसाल दे रहा हूं, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, इतना हाफजा काम नहीं करता, अदालत में वैसे भी जो फर्स्ट टाइम गवाह आता है उसकी टांगें कांपना शुरू कर देती हैं, नहीं वो सही बयान कर सकता जिस बाबत वो शहादत देने आए, कानून ने फिर इन हालात में किसी को बेबस नहीं छोड़ा। सच डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग वो मैं आपको बता चुका हूं, मजीद जरा सोचिएगा कानूनी शहादत इस बाबत हमें क्या कहता है। अब 83 को देख लें, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड, 83। अब ये डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं कानून ने उनका तकाजा नहीं किया कि ये भी अटैच्ड होने चाहिए। अब कौन कौन से होते हैं, वैसे ही मैं मिसाल दे रहा हूं। दो लोगों ने आपस में मुआहदा किया है, तहरीर लिख दी कि जी आज हम मुआहदा करते हैं, जमीन का सौदा होना है, हम चले जाएंगे फलां तारीख को फलां जगह। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं कहा क्या होना है कि हम वहां जाएंगे, हम ये काम करेंगे, मिसाल दे रहा हूं। कहीं कानून में कुछ नहीं लिखा इसके गवाह होने चाहिए, अटेस्टेशन होनी चाहिए। फर्ज किया मिसाल के तौर पर गवाहों ने साइन अंगूठे भी करा लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा समझा जाएगा कि ये नहीं है। मिसाल इसलिए दी है, मैटर एंड इशू रेलिवेंट फैक्ट्स बहुत हद तक आ जाते हैं। रेलिवेंसी यही तो है ना, उसके साथ कोई ना कोई कनेक्ट कर रहा है, उस चेन को जोड़ा जा रहा है। फौजदारी में आप देख लेना, 302 है, कत्ल हो जाता है, जमीन जी जहां कत्ल हुआ मट्टी उठाई गई,
अब वो पार्सल बने, अगर कल को रिकवरी हो गई, वो जो कारतूस चले थे, पहले दिन अमूमी तौर पर थानेदार साहब जो होल होते हैं पिस्टल के या बंदूक के, होल कहते हैं जो बंदूक या गोली चली हो, जो खाली होता है कारतूस, खाली गोली होती है, वो उठाते हैं, मुहर्रर साहब को सेफ कस्टडी में देते हैं, कपड़े होते हैं नाश के खून आलूद, अब वो बकायदा कांस्टेबल जो भी है फोरेंसिक साइंस एजेंसी लेके जाता है। ये सारी एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, रेलीवेंसी इसी चीज को कहते हैं। और इस वक्त हमारा जो जेर बहस चैप्टर है रेलीवेंसी पर तो डील करता है 18 से 69 तक, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ गए। वैसे ही भाई द वे एज ए होल मेरे जहन में व्यू आ गया कि इस बाबत भी आप लोगों को कुछ बताता जाऊं। अब ये नेक्स्ट देख लें 84 का, पहले बता चुका हूं, मुख्तसर सुन लें 84 क्या है, किन हालात में ये डील करता है। कोर्ट में कंपेयर द सिग्नेचर राइटिंग सील, अब ये किसी बंदे के सैन है, अंगूठा जात हैं, गवाहान अदालत में मौजूद हैं, अदालत अपनी तसल्ली कर सकती है कि सिग्नेचर है, सैन है, अदालत कहती है आ जाओ भाई करो यहाँ सैन, सैन करो, अंगूठे लगाओ। अब ये आप देखेंगे बट नॉट फॉर द अदर पर्पज प्रूव्ड और प्रोड्यूस्ड, ये सिर्फ मैटर एंड इशू की बात हो रही है, कोई और इसमें नहीं है कोई मामला जेर बहस। अदालत किसी को हुक्म कर सकती है कि आओ भाई अपने सैन अंगूठा जात यहाँ लगाओ, कंपैरिजन करा सकती है, मसलन गवाह से फौरन कहेगी अपना शनाख्ती कार्ड निकाल भी दिखा मुझे इधर, या वकील साहब कह देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि जी गवाह को कहेंगे जरा 3 दफा दस्तखत करे, लेकिन ये फिर सारा अदालत का अख्तियार है। आर्टिकल 84 इस चीज को डील करता है। अब आप लोगों को 74 से 84 तक एक एक आर्टिकल की अच्छे तरीके से वजाहत कर दी है। डॉक्यूमेंट्स की बाबत, प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, जनरली आप देख लें सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर ये मामला सारे आ रहे हैं, पावर ऑफ कोर्ट भी शामिल है डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हमारा बाद में होगा, इसको अच्छे तरीके से सुन लें, अगर कोई सवालात हो तो मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।